अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। सीवी एंड रेज्यूमे डिफरेंस, सैम्पल्स एंड टिप्स टू राइट एन इम्प्रेसिव सीवी और रेज्यूमे। तो ये 16 मिनट का एक सेशन था जिसमें मैंने सीवी और रेज्यूमे का जो डिफरेंस था वो भी बताया था, और इसके अलावा दोनों के सैम्पल्स जो थे वो भी शेयर किए थे, जो कि एक प्रोफेशनल सैम्पल्स थे। अगर आपने एक्चुअल में सीवी बनानी हो या एक्चुअल में रेज्यूमे बनाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए, इवन एमए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपको किसी भी जगह पे टेक्निकल राइटिंग में, बिजनेस राइटिंग में, किसी भी जगह पे अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने रेज्यूमे बनाना है तो उसका जो तरीक़ाकार है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले कि रेज्यूमे बनाते कैसे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक रेज्यूमे के जो की फीचर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रेज्यूमे, जब आपने रेज्यूमे राइटिंग करनी है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके जो डूज़ एंड डोंट्स हैं कि कौन से काम आपने करने हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम कुछ ऐसी टिप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चूँकि जो अभी आपको मैं रेज्यूमे दिखा रहा हूँ ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में है, लेकिन जब आपने उसको एक्चुअल पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर जब आपने बनाना है एग्ज़ाम में, जब आप बैठे होंगे, तो उसके लिए आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब रेज्यूमे बनाते किस तरीके से हैं। रेज्यूमे बेसिकली अब मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊँगा ना यहाँ से, वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो आंसर शीट आती है ना, ठीक है, उस आंसर शीट के अकॉर्डिंगली आपने अपने रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है या जो डिज़ाइन है उसको आपने वहाँ पे बैठ के देखना है कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब रेज्यूमे होता क्या है, ये चूँकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेज्यूमे बेसिकली एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका फोकस होता है 2 चीज़ें बताने पर। आप अपनी एजुकेशन के हवाले से जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो आप बताते हैं, और इसके अलावा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, ये 2 चीज़ें आप बेसिकली अपने एम्प्लॉयर को या जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको आप ये 2 चीज़ें अपने रेज्यूमे के ज़रिए बता रहे होते हैं। सीवी एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन रेज्यूमे जो होता है ये जॉब स्पेसिफिक होता है। अच्छा, अब जो की फीचर्स होते हैं रेज्यूमे के, ये भी मैंने आपको बता दिए कि उसमें आपने क्या करना होता है। उसमें आपने अपनी प्रोफेशनल जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, यानी आपने कोई जॉब्स वगैरह जो की हैं, जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट जो जॉब्स हैं वो आपने बतानी होती हैं, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट आपकी जो एजुकेशन होती है वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि अगर आपको कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो आपको कौन से चैनल्स के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन है या ईमेल एड्रेस है या व्हाट्सएप है या कोई आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है, कि किस तरीके से वो आपको पहुंच सकते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं डूज़ एंड डोंट्स ऑफ रेज्यूमे राइटिंग इन द एग्ज़ाम, पेपर के अंदर। तो अब इसके जो डोंट्स हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने अपनी कोई भी एक्चुअल डिटेल वहाँ पे मेंशन नहीं करनी। अब जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तो बच्चों को जब मैं रेज्यूमे राइटिंग या सीवी राइटिंग पढ़ा रहा होता था तो मैं उनको बताता था कि आपको अगर एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन की जॉब के लिए आपको सीवी रेज्यूमे बनाने के लिए आ जाता है, या आपको किसी बड़ी पोस्ट के लिए आपको रेज्यूमे लिखने के लिए आ जाता है, तो बच्चे कहते थे सर हमारी तो इतनी एजुकेशन नहीं है, हम तो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम रेज्यूमे किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि आपने कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं देनी होती। आपने बेसिकली ये बताना होता है कि अगर आपको किसी जॉब के लिए रेज्यूमे बनाना हो तो आपको रेज्यूमे बनाना आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि आपने अपनी कोई भी एक्चुअल डिटेल वहाँ पर मेंशन नहीं करनी। उसके बाद हम आते हैं डूज़ की तरफ कि आपने कौन कौन से काम करने हैं। तो उसमें यह है कि आपका पेपर के ऊपर जो आपने रेज्यूमे बनाना है उसका लेआउट, उसकी सफाई सुथराई, उसमें हेडिंग्स, उसमें क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना वो खूबसूरत नज़र आ रहा होगा, आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि इसमें जो डिटेल्स होती हैं वो तो होती ही हैं, ठीक है। आपने उसमें डिटेल्स में क्या मेंशन किया हुआ है वो आपका इतना ज़्यादा चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको डिटेल्स जो हैं वो आपने अपनी एक्चुअल डिटेल्स डालनी ही नहीं है। आपने सारी की सारी सपोज करके, आपने सारी की सारी जो है ना वो इमेजिनरी डिटेल्स डालनी है। तो आपका वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक होगी वो ये होगी पेपर के अंदर कि आपका लेआउट कितना साफ़ सुथरा है, आपने उसको कितना क्लैरिटी के साथ आपने अपने रेज्यूमे को बनाया हुआ है। उसके बाद अगर हम टिप्स की बात करें तो टिप्स यही हैं कि आपने जब आपने रेज्यूमे बनाने के लिए बैठना है तो आपने अपने पेपर, क्योंकि हर जो बोर्ड होता है उसमें एक डिफरेंट पेपर का साइज़ आपको दिया जाता है, तो आपने
लेट्स सपोज आप रेज्यूमे अगर बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इस अगर आपका रेज्यूमे का क्वेश्चन नंबर 6 था तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका किसी भी जो आपका जो आंसर शीट थी उसके पेज के ऊपर आधा आ गया था, तो आप अपने रेज्यूमे को इस तरह शुरू ना करें कि आधा रेज्यूमे आपका एक पेज पर आ रहा हो और आधा रेज्यूमे आपका अगले पेज पर जा रहा हो। आप कोशिश करें कि आपका रेज्यूमे जो है वो ऊपर, यानी कि जो आपके पेपर जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ से आप रेज्यूमे की हेडिंग दें और कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर आप अपने रेज्यूमे को खूबसूरत अंदाज में बनाएं। यानी अगर आपका रेज्यूमे अगले पेज पर जाता भी है तो वो इस सूरत में जाए कि आपका पेज की टॉप से आपका रेज्यूमे शुरू हो रहा हो और नीचे की तरफ आ रहा हो, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ डिटेल्स मेंशन करनी थी जो उस जिसके लिए आपका वो आंसर शीट का पेज खत्म हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर सकते हैं। वरना रेज्यूमे को आपने कभी भी दरमियान से शुरू नहीं करना, क्योंकि वो फिर रेज्यूमे लगता ही नहीं है, वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं आधे पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है। तो ये एक गोल्डन टिप थी जो मैंने आपको देनी थी रेज्यूमे राइटिंग के हवाले से। अब हम आ जाते हैं इसके सैंपल के ऊपर। ये आपको एक सैंपल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने, लेट्स सपोज ये आपके पेपर का पेज है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो हेडिंग्स देंगे ना यहाँ पे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 5 रेज्यूमे राइटिंग, उसके बाद आप जो भी आपका टाइटल होगा, आपने लेट्स सपोज आपको कहा गया है कि राइट अ रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन, या राइट अ रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ क्राइम रिपोर्टर, या राइट मेक अ रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर, राइट अ रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ assistant supervisor, write a resume for the post of project manager, ठीक है, write a resume for the post of audit officer। तो कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आपको रेज्यूमे लिखने के लिए कहा जाता है। अब रेज्यूमे को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आपने, जो आपको जिस चीज़ के ऊपर आपने सोचना है वो ये है कि अगर एक बैंक मैनेजर के लिए आपने जॉब जब अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए मास्टर्स अगर क्वालिफिकेशन है तो मास्टर्स उसका बैंकिंग में होगा ना, अगर बैंक मैनेजर की जॉब है। इस्लामियात में तो नहीं होगा, उर्दू में या मुताले पाकिस्तान में तो नहीं होगा, मैथ में तो नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको क्राइम रिपोर्टर के लिए जो है वो क्राइम रिपोर्टर की जॉब है तो डेफिनेटली उस बंदे की जो हायर क्वालिफिकेशन है, उसका जो मास्टर्स है वो क्रिमिनोलॉजी में होगा। अगर एक बायो से रिलेटेड कोई फील्ड है तो उसका जो मास्टर्स होगा वो जोलॉजी या बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इस तरह के किसी फील्ड में होगा। तो ये चीज़ आपने पहले से खुद से देखनी है कि अच्छा ये पोस्ट है तो इस पोस्ट के लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन लिखनी है या इस पोस्ट के लिए जो मैंने रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखना है वो उसी पोस्ट के मुताबिक ही आपने लिखना है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब जब आप अपना रेज्यूमे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप बेशक लास्ट नेम का जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे जो आपने हेडिंग देनी है वो आप कोई नेम ना लिखें, ठीक है, आप लिख दें नेम ऑफ द कैंडिडेट। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख दें नेम, ठीक है, और उसके बाद आप लिख दें ABC, ठीक है, ABC के मतलब ABC एक सपोज्ड नेम है, ठीक है, एक नेम है जो आपने सपोज किया हुआ है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपने मेंशन करनी है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे ये छोटा सा होम बना के उसके साथ आप लिखते हैं सिटी ABC, उसके बाद छोटा सा एक मोबाइल, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप एक छोटा सा मोबाइल बना के उसके साथ आप 0300, उसके बाद 123456, मतलब आपने पूरा जो है वो एक्चुअल मोबाइल नंबर अपना वहाँ पे नहीं लिखना। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस जो है वो उसका साइन बना के उसके बाद आप लिख सकते हैं student@xyz.com। अच्छा, आप इस तरीके से साइंस भी बना सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें एड्रेस की आप हेडिंग दें, उसके बाद आप लिखते हैं सिटी ABC। अच्छा, उसके बाद आप सेल नंबर की हेडिंग, उसके बाद कॉलन और उसके बाद सेल फोन, उसके बाद आप ईमेल की हेडिंग, उसके बाद आप उसका ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक इसके लेआउट की बात है, लाजमी नहीं है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इसी पेज के इस साइड पर ही आनी चाहिए। इनको आप नेम के बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हैं, नेम को आप बिल्कुल सेंटर में लिखकर, और ये जो चीज़ें हैं इनको आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कि आपने लाजमी नेम इस तरफ लिखना है और उसके बाद आपने ये डिटेल्स इस तरफ लिखनी है। आप नेम को सेंटर में ला सकते हैं, नेम को आप इस तरफ भी लेके जा सकते हैं और ये चीज़ें आप इधर भी ला सकते हैं। आप सेंटर में नेम लिख के उसके नीचे आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी लिबर्टी आपके ऊपर है। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप अपने हिसाब से इसको आप टेलर कर सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप बेशक इसी को रट्टा लगा लें, ठीक है, यही आप वहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करें या, तो ये सिर्फ एक मैंने आपको सपोज दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दें, उसके बाद आप लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन, यहाँ पे एम लिख दिया मैंने, वेयर आई कैन एक्सेल बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बात आती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने एजुकेशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने इसी लेआउट के साथ आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। आप लिखेंगे मास्टर्स इन, ये मैंने आपको आगे ब्रैकेट में सब्जेक्ट इसलिए दिया हुआ कि यहाँ पे आपने लिख देना है मास्टर्स इन बैंकिंग, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन बायोलॉजी, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, और उसके बाद आगे स्लैश, और उसके बाद वर्टिकल साइन, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नमल लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद बैचलर्स इन, और बैचलर्स के बाद भी आपने सब्जेक्ट लिखना है। बैचलर्स अगर ऊपर है लेट्स सपोज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो नीचे आप लिख सकते हैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, आगे फिर यूनिवर्सिटी का नाम। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये लिख देनी है डिग्री का नाम, तो उसके नीचे आपने डेट डालनी है। अच्छा, अब डेट्स के हवाले से आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि नीचे चल के आपने एक्सपीरियंस भी देना है। अब ये ना हो कि आपने अपनी डिग्री, आपकी डिग्री खत्म हो रही हो 2020 में, और नीचे आपने एक्सपीरियंस में लिखा हुआ हो कि जी मेरी जॉब तो जो है ना वो 2015 से स्टार्ट थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है उससे नीचे आपने सबसे पहले डिग्रीज को मुकम्मल कर लेना है। अब मैंने एजुकेशन का जो पोर्शन है वो सबसे पहले इसीलिए रखा है ताकि आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन के हवाले से मुकम्मल कर लें कि मास्टर्स आपने 2018 से 20 में किया, उसके बाद बैचलर्स आपने 2016 से 2018 तक किया था, उसके बाद आपने एफएससी जो थी वो 2014 से 2016 के दरमियान की थी। इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन जो है उसको आप मेंशन करेंगे। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा सबके साथ, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप इसको अपने पास प्रिंट करवा के आप इसको तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में भी आप ये कर सकते हैं कि मैंने 2 पोस्टें ऐसी लिखी हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं कि जो आप हर तरह की जॉब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद आगे आएगा इदारे का नाम कि जिस इदारे में आप थे, तो आप इदारे का नाम लिखने की बजाय आप XYZ कर दें कि कोई XYZ नाम का इदारा था जहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और ये आप रहे हैं जी 2020 से 2021 तक। यानी आपकी जो टॉप की जो आपकी होगी जो आपकी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी जो लेटेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि जी ये वाली जॉब है जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको 2020 से आप यहाँ पे इसको करते हैं प्रेजेंट कि 2020 से मैं जो है वो ये जॉब कर रहा हूँ, और नीचे वाली जो है वो आप ये कर दें यहाँ से कि जी ये वाली जो आपकी जॉब थी ये लेट्स सपोज यहाँ से आप कर दें 2021, ठीक है, कि 2021 से प्रेजेंट तक आप ये जॉब कर रहे हैं, और ये वाली जो जॉब है ये आपने की थी 2020 से लेकर 2021 तक, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। यानी ये वाली जॉब है जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो आप 2021 से अब तक कर रहे हैं, और ये जो सेकंड जॉब थी ये आपकी 2020 से 2021 तक थी, क्योंकि आपका जो मास्टर्स था वो 2020 में हुआ, उसके बाद आपने 2020 से 2021 तक प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की जॉब की, उसके बाद आपकी प्रमोशन हो गई और अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं 2021 से लेकर प्रेजेंट तक, यानी कि आज तक आप वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने नीचे लिख सकते हैं कि आई वॉज द, कि आप वहाँ पे क्या करते थे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप लिख सकते हैं कि आई वॉज द की रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। उसके बाद यहाँ पे आप जब प्रोजेक्ट सुपरवाइजर थे तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट। तो ये एक बिल्कुल जनरल सी लाइन्स हैं, आप इन्हीं को याद कर लें, आप यही पैटर्न जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लें, तो आपके जो रेज्यूमे के नंबर हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स लिखनी होती हैं, तो स्किल्स में आप लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, पब्लिक स्पीकिंग आपको आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको आती है, और मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स आती हैं। तो ये स्किल्स वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको भी आप जो जौन सी मर्जी जॉब के लिए आपको रेज्यूमे लिखने के लिए आता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ का आप जो है वो यहाँ पे हेडिंग दे के उसके बाद लिख सकते हैं कि आई हैव वर्क विद वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्टेन्ड एम्पल एक्सपीरियंस फॉर द जॉब आई एम अप्लाइंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपने रेज्यूमे बनाना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपने मेंशन नहीं करनी। यही वो चीज़ें हैं जिनको आपने एक सलीके के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने एग्ज़ाम के अंदर आपने इनको लिख देना है, और इंशाल्लाह आपके नंबर जो होंगे वो पूरे आ जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है।
तो जो मेरी यूट्यूब की फैमिली के जो मेरे बच्चे हैं आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा। और इसको मैं PDF की फॉर्म में भी नहीं करता, मैं आप इसको इसी फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो टीचर्स हैं वो अगर अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहें तो वो इसको अपने हिसाब से टेलर करके, अपने हिसाब से इसको तब्दील करके भी वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ का जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेहतर अंदाज में अपनी एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रख सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।